गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को 21 तारीख को होने वाले प्रवक्ता संवर्ग की परीक्षा के लिए ढेर सारी बधाइयां देता हूं और भगवान चाहे आप सभी लोग उसमें सफल हैं और मेन सब्जेक्ट की तैयारी करें। दोस्तों, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज महत्वपूर्ण प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है आ सकता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, शिक्षण क्षमता एवं प्रेक्षण से संबंधित टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है। शिक्षण कौशल, पहले सर्वप्रथम हमें ये समझना होगा कि शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षण के अंतर्गत क्या चीज़ आते हैं। जब कोई शिक्षक किसी छात्र को शिक्षा प्रदान करता है तो उसकी जो कौशलताएं होती हैं, उसका जो पढ़ाने का तरीका होता है, जो उससे रिलेटिव जो भी अन्य क्रियाएं होती हैं, उसका संपूर्ण तौर से प्रशिक्षण करना, उसका निरीक्षण करना इत्यादि चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं हम टॉपिक के बिंदु पर। शिक्षण प्रतिक्रिया में शिक्षक को प्रश्न पूछना, स्पर्श करना प्रदर्शन करना आदि करने होते हैं। मैंने इससे पूर्व आपसे पहले ही बोल दिया था, जब कोई शिक्षक नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाता है, जब वो प्रार्थना स्थल पर अपना इंट्रोडक्शन बच्चों को देता है, वो पूर्ण एक 100% सतर्क होकर अपने आप को किसी दबाव में ना रहते हुए अपना पूर्ण तरीके से जब परिचय देता है, उसके पश्चात जब वो कक्ष में प्रवेश करता है तो वातावरण वहीं से परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि शिक्षक जब कक्ष में प्रवेश करता है तो वो जब कक्ष में जाता है तो जब छात्रों के साथ उसका परिचय होता है, उसके बाद जब वो अपने पाठ की तरफ बढ़ता है और पाठ से संबंधित जब प्रश्न पूछता है तो शिक्षक को इतना स्पष्ट तौर पर प्रश्नों को पूछना चाहिए और प्रश्न पूछते समय किसी भी प्रकार से अपने आप की जो आशंकाएं हैं, जो अपनी कमियां हैं, वो अपने चेहरे पर उजागर नहीं करनी चाहिए और पूरे कॉन्फिडेंस होकर प्रश्नों को छात्रों से पूछना चाहिए और जो छात्रों की जो शंकाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनका सटीक तरीके से निवारण करना चाहिए। जब यदि शिक्षक निराकरण कर देता है तो उससे यह प्रदर्शित हो जाता है कि शिक्षक दिस इज़ बेस्ट, उसके अंदर न कोई अच्छी क्वालिटी है, ये चीज़ उसमें आ जाती है। अब जिसके द्वारा शिक्षण प्रतिक्रिया को सरल और सुगम बनाया जाता है। और जब इस प्रकार से जब टीचर कक्ष में बच्चों को पढ़ाता है तो वो किस तरीके से बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है और जो प्रश्न पूछ रहा है तो वो पूछने की विधि किस प्रकार की है और छात्रों के साथ उसका कोऑर्डिनेशन किस प्रकार का बन रहा है और छात्र क्या उस टीचर को उतना सम्मान दे पा रहे हैं और या बच्चों के साथ वो तालमेल शिक्षक बना पा रहा है। इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और यही चीज़ शिक्षण कौशल होता है कि शिक्षक के अंदर क्या कौशलताएं हैं, किस प्रकार का वो एक्टिविटी कर रहा है। इन चीज़ों से शिक्षण कौशल को परिभाषित किया जाता है। और जब इस प्रकार से जब वातावरण कक्ष में बनता है सरलता से, सुगमता से और एक संतोषजनक जो शिक्षण कार्य होता है वह निरंतर चलता रहता है और जो शिक्षक का जो प्रदर्शन होता है वो उच्च क्वालिटी का होना चाहिए, उच्च कोटि का होना चाहिए। क्योंकि आपकी कुशलता से बच्चों के अंतर्गत वो कुशलता ट्रांसफ़र होती है और बच्चे ही उससे वो सीखने का प्रयास करते हैं। जब ये चीज़ें हो जाती हैं तब हम कह सकते हैं कि शिक्षण पद्धति सही तरीके से अपने तरीके से कार्य कर रही है। अब यदि मैं बात करूं कि शिक्षण कौशल को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, यदि मैं बात करूं शिक्षण के अंतर्गत सर्वप्रथम जो बिंदु आता है वो आता है प्रस्तावना कौशल। अब प्रस्तावना कौशल जब हम किसी चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं, किसी चीज़ की टॉपिक पे यदि हम चर्चा कर रहे हैं तो उसके उद्देश्य क्या हैं, उस चैप्टर के अंदर की क्या क्या चीज़ों का आवरण है, उन सभी चीज़ों का हम उल्लेख करने की कोशिश करते हैं। और श्यामपट्ट सर्वप्रथम यदि मैं बात करूँ कक्ष यदि किसी शिक्षक का लिए जो महत्वपूर्ण हो जाता है कक्ष के लिए, जो कक्षा में का जो वातावरण जो निर्मित होता है वो श्यामपट्ट से ही होता है। क्योंकि हम जब कक्ष में प्रवेश करता है जब शिक्षक तो श्यामपट्ट में वह उस दिन का तारीख, समय और वादन और सब्जेक्ट और प्रकरण संबंधी चीज़ों का अंकन करता है, तब जाके अपना पाठ का प्रारंभ करता है। क्यों?
जब कोई छात्र को स्वयं ये पता चल जाता है कि सर किस सब्जेक्ट में चर्चा कर रहे हैं और कौन सा पाठ हमें पढ़ा रहे हैं और जो प्रकरण जो पढ़ा रहे हैं वो कौन सा है और जो चैप्टर का कौन सा भाग को वो पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें इसके अंदर अमेंडमेंट हो जाती हैं। और उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ये चीज़ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उद्दीपन मतलब ज्ञान को किस प्रकार से प्रवाहित किया जाता है, कि किसी के अंतर्गत इंटरेस्ट किस प्रकार से जगाया जाता है, ये चीज़ें इसके अंतर्गत अमेंडमेंट हो जाती हैं। ठीक है। और यदि मैं बात करूँ पुनर्बलन कौशल, जो पूर्व से में जो लर्न किया हुआ है, जो पूर्व में जो पढ़ाई गई जो चीज़ें हैं, उसको किस प्रकार से हमारे बौद्धिक स्तर को याद करते हैं और सीखने की जो कला होती है, जो याद करने की जो क्षमता होती है, उसको निखारना इसका प्रमुख उद्देश्य बन जाता है। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उद्दीपन पुनर्बलन का एक जो पुनर्बलन जो कौशल होता है वो महत्वपूर्ण अपना इसमें भूमिका निभाती है, जिससे कि छात्रों में इस चीज़ का विकास हो सके कि जो पूर्व में जो पढ़ाया गया जो पाठ है, क्या वो उस चीज़ को समझ रहे हैं, क्या उस चीज़ को वो उन्हें याद है, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अगर मैं बात करूँ उद्देश्य कौशल, अब जब कोई शिक्षक किसी कक्षा में यदि पढ़ा रहा है, कोई टॉपिक को पढ़ा रहा है, तो उससे पहले ये स्पष्ट हो जाना चाहिए क्या उद्देश्य हमारा क्या है, हम किस उद्देश्य से इसको पढ़ा रहे हैं, क्या ये उद्देश्य जिस उद्देश्य हम इनको पढ़ा रहे हैं क्या वो चीज़ सफल हो पाएगी। मान लीजिए कोई टॉपिक पर्यावरण से संबंधित चल रहा है, क्या पर्यावरण में हम ये पढ़ा रहे हैं कि स्वच्छता पे जब हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, स्वच्छ भारत या स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ ग्राम, स्वच्छ वातावरण की यदि हम बात करते हैं, क्या बच्चे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या बच्चे उसको सीख रहे हैं, ये चीज़ें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि बच्चा की जो प्राथमिक जो पाठशाला होती है, जहाँ पर वो सीखता है सामाजिक चीज़ों को और अपने पूर्ण विकास को वो किस प्रकार से प्रदर्शित करता है, ये चीज़ों का आकलन इसके अंतर्गत हो जाता है कि उद्देश्य की परिपूर्ति क्या बालक कर पा रहा है, क्या हम जो चीज़ पढ़ा रहे हैं क्या बालक को वो समझ में आ रही है, क्या वो बालक उस उद्देश्य को पूर्ण कर पा रहा है। यदि मैं बात करूं पूर्व की चीज़ों का, क्या बालक को जो पढ़ाई हुई जो पूर्व की जो चीज़ें हैं क्या उसे याद हुई हैं या नहीं है। यदि नहीं हुई है तो वो शिक्षण का उद्देश्य अधूरा रह जाता है, क्योंकि आप द्वारा जो शिक्षण कराया गया है जब उसका प्रतिपूर्ति नहीं हो पा रही है, यदि बच्चे को वो याद नहीं हो पा रहा है तो पढ़ाना व्यर्थ हो जाता है। आपका ये उद्देश्य होना चाहिए, बच्चे को सही तरीके से उसका ज्ञान हो जाना चाहिए और बच्चे को वो अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। आए एग्ज़ामों में यदि किसी प्रकार का कोई प्रश्न आ जाता है तो बच्चा उसे डेफिनेटली 100% उसे कर ले, इतनी क्षमता बच्चे के अंतर्गत लानी अवश्य हो जाती है। क्योंकि जब मैं बात करूं शिक्षण कौशल की, हमें शिक्षण कौशल में मतलब शिक्षा को किस प्रकार से प्रदर्शित करना है और शिक्षण को किस मोटे पे हम या मोटे तौर पे यदि हम बात करें तो उसको धरातल पे कैसे उतारना है। यदि हम धरातल पर उतारते हुए उसे सफल रह गए तो हमारा शिक्षण जो कौशल है वो एकदम उन्नत होगा और उन्नत के साथ साथ ही वो एक आदर्श शिक्षण के तौर पर उभर के सम्मुख से आएगा। ठीक है। अब खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, हम क्या करते हैं जब हम कक्ष में प्रवेश करते हैं, यदि कोई शिक्षक जब पढ़ाया गया कोई चैप्टर होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, कोई ऐसे प्रश्न को खोजते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और साथ ही बालक के जो आने वाला जो भविष्य है कहीं ना कहीं वो प्रश्न उसके भविष्य को भी कहीं ना कहीं परिवर्तित करता है और उस प्रश्न से उसका भविष्य का निर्धारण भी होता है। ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं। और खोजपूर्ण जो प्रश्न कौशल की बात जहाँ तक कहूँ मैं, हम मान लीजिए हमने कोई चैप्टर पढ़ा रखा है, चैप्टर से ऐसे कोई प्रश्न हम खोज के लाते हैं बच्चों के सम्मुख से जो उन्हें पता नहीं है, हम उन्हें वो चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। यदि मैं बात करूं शिक्षा से थोड़ी बाहर की बातें करूं, यदि हमें समाज का वह तत्व को अगर हमें सही तरीके से इम्प्लीमेंट लाना है समाज में, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे चीज़ों का निर्माण करना होगा, ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना होगा जिसको बच्चे को हम अच्छी तरह से समझा पाएँ और जो जिस उद्देश्य से हम प्रश्नों को खोज रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूर्ण हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, शिक्षण कौशल को बेहतर बनाना है। क्योंकि शिक्षण कौशल को यदि हम बेहतर बना पाएँ तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण क्षमता एवं कौशल जो संप्रेषण का जो बीच का जो अंतराल होता है वो कहीं ना कहीं फैलाव में वो बढ़ोतरी हो जाती है और शिक्षण कार्य सही तरीके से संपादित होता है। और यदि मैं अगले बिंदु की बात करूं, दृष्टांत कौशल मतलब ऐसी विधियों का निर्माण करना जो सटीकता से
बच्चे को समझ में आए और इन चीज़ों का दृष्टांत मतलब कहीं भी किसी भी बच्चे को इस प्रकार की जो चिंताएं होती हैं प्रश्नों से संबंधित, उनको कहीं ना कहीं दूर करने का मेन उद्देश्य ये होना चाहिए। और इस उद्देश्य को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं सफल हो जाते हैं। अब मैं बात करूँ यदि व्याख्यान कौशल। अब व्याख्यान का अर्थ क्या है, हमें पहले तो सबसे पहले ये समझना होगा, क्योंकि हम कई बच्चे ऐसे होते हैं व्याख्यान का अर्थ को समझ नहीं पाते। अब हमारा मतलब क्या है, व्याख्यान हम किसी टॉपिक को किस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं छात्र छात्राओं के सम्मुख से, ये चीज़ें आ जाती है। व्याख्यान हर किसी विषय पर भी दे सकते हैं, हम किसी टॉपिक पर भी दे सकते हैं, हम सामाजिक मुद्दों पर भी व्याख्यान दे सकते हैं, हम अपनी समस्याओं पर भी अपने व्याख्यान दे सकते हैं, विद्यालय की समस्याओं पर भी व्याख्यान दे सकते हैं। यदि शिक्षक द्वारा कहीं पर कोई कमियां हो रही हैं तो छात्र भी उसको व्याख्यान के तौर पर प्रस्तुत कर सकता है। जो शिक्षण कौशल के अंतर्गत यदि मैं बात करूं, जो व्याख्यान की जो टॉपिक जो हमारा चल रहा है, जो व्याख्यान के अंतर्गत क्या होता है, जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश करता है तो उसका एक मेन उद्देश्य होता है कि आज मुझे ये चैप्टर पढ़ाना है, क्या इस चैप्टर का जो व्याख्यान क्या मैं बच्चों के सम्मुख से अच्छी तरह से रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। जब हम किसी चैप्टर को पढ़ा रहे हैं या किसी टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं तो हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो हमें अच्छी तरीके से लर्न हो जाए और हमें अच्छी तरह से याद हो, और हम बच्चों को अच्छी तरीके से बच्चों के बीच जो कोऑर्डिनेशन होता है वो स्थापित कर पाएँ और बच्चे अच्छी तरह से उसे सीख पाएँ। ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है व्याख्यान कौशल के अंतर्गत। व्याख्यान किसी मुद्दे पर, किसी टॉपिक पर हम व्याख्यान दे रहे हैं। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि भैया केमिस्ट्री का एक कोई चैप्टर ले लीजिए, हम अणुओं की बात कर रहे हैं। हम अणुओं की यदि बात कर रहे हैं, यौगिकों की बात करें, तो हमें पूर्ण तरीके से उन्हें समझाना होगा किस प्रकार से अणु एक दूसरे से मिले होते हैं, इनका विघटन किस प्रकार से होता है, ये आपसी क्रियाएं किस प्रकार से करती हैं, और जब आपसी क्रियाएं करके कौन सा अलग अणु बनाती हैं, अणु का किस प्रकार का भार होता है, किस प्रकार का उनका द्रव्यमान होता है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाती हैं। हम व्याख्यान का मतलब हम इस चीज़ों को क्लियर करना है। जब ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाएंगी तो व्याख्यान सफल माना जाएगा। ये व्याख्यान जो हम दे रहे हैं, वो जो व्याख्यान का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है शिक्षण कौशल में, सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण भाग बन जाता है व्याख्यान होता है। क्योंकि जब हम 10+2 की जो शिक्षा पद्धति की यदि हम बात करें तो 10+2 की जो शिक्षा है वो उसमें व्याख्यान ही सर्वाधिक दिया जाता है। उसमें जो लिखित कार्य होता है, जो मौखिक कार्य होता है वो निम्न होता है, व्याख्यान ज़्यादा होता है। क्योंकि जब बच्चे को समझाने की ज़्यादा हमारा प्रयास रहता है। यदि हम 10+2 से ऊपर की बात करूँ हैं तो उच्च शिक्षा की तरफ यदि हम बात करें, जो वहाँ पर जो चीज़ें चलती हैं उच्च शिक्षा की तरफ, वो सारे व्याख्यान की तरफ 10+2+3 की जो परिभाषा गढ़ी गई है उसमें व्याख्यान ही महत्वपूर्ण बन जाता है। यदि हम उच्च शिक्षा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का जो ये श्यामपट्ट कौशल, उद्दीपन कौशल, प्रस्तावना कौशल, पुनर्वरण कौशल, उद्देश्य कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न और दृष्टांत कौशलों का कहीं भी अस्तित्व नहीं होता है। वहाँ पर जो अस्तित्व होता है वो व्याख्यान होता है। क्योंकि जब कोई प्रोफेसर जब क्लास पर आता है तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर को क्लियर करना है और बच्चों को उस चीज़ को समझाना है। क्योंकि जब कॉलेज स्तर पर जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर लिखने का कार्य बहुत निम्न होता है और समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। किस प्रकार का शिक्षक व्याख्यान दे रहा है और व्याख्यान देने के पश्चात उसको किस प्रकार से वो लर्न करेंगे बच्चे, किस प्रकार से उसे याद करेंगे, ये चीज़ महत्वपूर्ण बन जाती है व्याख्यान में। ठीक है, अब आते हैं हम कक्ष। अब कक्ष शिक्षण व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। जो शिक्षण कौशल, यदि हम कहें संप्रेषण कौशल, इस कक्ष के इर्द गिर्द ही घूमती है। क्यों? जब इर्द गिर्द किस प्रकार से घूमती है, यदि कक्ष का निर्माण ना हो तो शिक्षण व्यवस्था को हम सही तरीके से इम्प्लीमेंट में नहीं ला सकते, हम उसको कहीं ना कहीं धरातल पर नहीं उतार सकते। क्योंकि जब कक्ष एक शांत माहौल होता है जहाँ पर छात्रों को समझाने की कोशिश की जाती है, उनके जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करने की हमारी भरपूर कोशिश रहती है। जब ये कोशिश कंप्लीट हो जाती है, जब हम इस पे सफल हो जाते हैं, जब बच्चों को उस चीज़ का ज्ञान हो जाता है, तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें इसको हम सफलता से कर चुके हैं। ठीक है, और
जो प्रबंधन कौशल होता है, जो कक्षा कक्ष का प्रबंधन कौशल होता है, उसके अंतर्गत क्या आता है, सैंपल कक्षा कक्ष, जो टीचर का जो हाव भाव होता है, जो विद्यार्थियों का के अंतर्गत जो पुस्तकों का जो पूर्ण तरीके से समावेश होता है, और जो कक्षा में एक जो अनुशासन की जो पद्धति होती है वो चीज़ें अनिवार्य हो जाती हैं, तब जाके कक्षा कक्ष का जो निर्माण की जो प्रबंधन की जो बात कर रहे हैं वो चीज़ सही तरीके से धरातल में उतर जाती है। ठीक है। अब यदि मैं बात करूँ शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग कौशल, अब ये क्या होता है दोस्तों, कभी समटाइम ऐसा भी होता है जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो शिक्षण कार्य के लिए व्याख्यान तो महत्वपूर्ण है ही, और जब श्यामपट्ट का भी रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम श्यामपट्ट में इसलिए हो जाता है जब हम किसी कक्ष में प्रवेश करते हैं, हम यदि किसी बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं कि आज हम किस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, बच्चों को पूर्व विवरण याद कराना, हमें डेट डालते हैं, उसके बाद विषय डालते हैं, उसके बाद कक्षा डालते हैं, उसके बाद वादन डालते हैं, उसके बाद प्रकरण डालते हैं, किस प्रकरण पर हम टिप्पणी कर रहे हैं, हम किस बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। ये चीज़ महत्वपूर्ण। ये चीज़ कब होगी, शिक्षण में जब सामग्री होगी, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड होगा तो उसके अंदर चौक डस्टर इत्यादि चीज़ें होना जरूरी हो जाती है। यदि हम किसी चीज़ को, मान लीजिए हम किसी भारत का या पूरा वर्ल्ड का ग्लोब को देखें तो हम उसमें हम महासागरों की बात करें, झीलों की बात करें, या फिर ओशन की बात करें, या अन्य एक्टिविटी जो लैंड है, या उसके जो फॉरेस्ट है, या फिर उसका जो माउंटेन है, यदि हम उनकी सारी बातें करें तो वो हम किसी न किसी प्रकार से ये चीज़ सामग्री हमारे पास अवश्य होनी चाहिए कक्षा में, कि बच्चों को हम उसे आसानी तरीके से समझा सकें। या ग्लोब होगा तो हम ग्लोब को आसानी तरीके से समझा सकते हैं कि पूर्व की तरफ ये होता है, पश्चिम की तरफ ये होता है, और उत्तर की तरफ भी होता है, दक्षिण की तरफ भी होता है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाती हैं क्योंकि सरलता से उस चीज़ को समझाना, और सरलता से जब हम समझाते हैं तो बच्चे उसको जल्दी याद करता है और बच्चे की याद करने की क्षमता और बढ़ जाती है। इसीलिए ये चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है, जो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग केवल कौशल को विकास करने में होता है। हम यदि मैं बात करूं, सभी बच्चों के लिए के पास किताबें होनी चाहिए, शिक्षक के पास भी किताब होनी चाहिए कि वो किस टॉपिक पे चर्चा करे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है, कौन सा पेज नंबर को वो डिफाइन कर रहा है, वो उसको किस प्रकार को उसको परिभाषित कर रहा है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब कक्ष के जो शैक्षिक सामग्री, जो शिक्षण सामग्री में जो सहायक ये प्रयोग होती हैं उसमें ये चीज़ें आती हैं, और इन चीज़ों के रूप में ही शिक्षण कार्य व्यवस्थित होता है। अब यदि हम आज बात करें, यदि 2020 या 19-20 की यदि हम बात करें, इसके अंतर्गत आपको सभी लोगों को पता है कि संपूर्ण विश्व कोविड-19 कोरोना वायरस से संक्रमित हो रखा है। अब इस दौरान शिक्षण व्यवस्था पूर्ण तरीके से चौपट हो गई थी, इस चीज़ से आप लोग अनभिज्ञ नहीं हैं। अब शिक्षण व्यवस्था को संचालित करने के लिए सरकारों के सम्मुख से बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया था कि छात्रों को किस प्रकार से शिक्षण कार्य कराया जाए। जब ये चीज़ संपूर्ण भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार भर में जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्रियाँ हैं, उनमें शिक्षा व्यवस्था को किस प्रकार से पटरी पर लाया जाए, ये बड़ा चैलेंजर हो गया था। उसके अंतर्गत क्या हो गया था, जो मैं ये बात करूँ शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कौशल, ये चीज़ें अब इम्प्लीमेंट में लाना शुरू हो गया था। जब हमारे पास शिक्षण सामग्री को प्रयोग में लाने की जो चीज़ें हैं, जब ये चीज़ें हमारे पास होंगी तभी तो हम शिक्षण कार्य को कराएंगे। अब उसका वैकल्पिक विषय क्या निकला, हमने ऑनलाइन शिक्षण कार्य किया। जब ऑनलाइन शिक्षण कार्य के लिए हमारे पास क्या डिजिटल डिवाइस होना चाहिए, शिक्षण करने के लिए जो मोबाइल होना चाहिए, या लैपटॉप होना चाहिए, या कंप्यूटर होना चाहिए, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि ये भी शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत ही आती हैं। हम जिस प्रकार से आधुनिक तरफ की ओर बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें महत्वपूर्ण बन जाती हैं शिक्षण कौशल के लिए और शिक्षण सामग्री के लिए। आज हम यदि बात करें शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किस प्रकार से करें, हम आज टैबलेट का यूज़ करें, लैपटॉप का यूज़ करें, मोबाइल फ़ोन का यूज़ करें, ब्रॉडबैंड का यूज़ करें, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, और बड़े बड़े क्लासरूमों में डिजिटल तौर पे जो डिजिटल बोर्ड लगे हैं और वेब कैमराओं के माध्यम से हम पढ़ाई करें। ये सारी क्या हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। अब बात करें दोस्तों, हम अब शिक्षण विधि क्या होती है, उसके प्रतिपादक कौन है, मतलब जो शिक्षण विधि कितने प्रकार की होती हैं। पहले कहने का मतलब यह है, शिक्षण सामग्री जो शिक्षण विधि है, कितने प्रकार से शिक्षण विधि को हम करा सकते हैं। और यदि मैं प्रतिपादक की बात मान लीजिए आगमन विधि, ठीक है, आगमन विधि
क्या होती है। आगमन विधि में जो बच्चा लर्न करने की जो होती है, जो सीखने की जो प्रवृत्ति होती है, ये होती है। अब इस चीज़ का जो सूत्रपात किया है, इसका जो प्रतिपादक कौन है, ये हैं अरस्तु, बेकन। ये दो विद्वान रहे हैं जिन्होंने आगमन विधि को प्रस्तुत किया। और निगमन विधि, जो निगमन विधि को प्लेटो द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके रचयिता प्लेटो। हर्बर्ट विधि या हर्बर्ट जो विद्वान थे, उनके नाम पे इसको रखा गया है कि क्योंकि इन्होंने जो शिक्षण के लिए जो, अब यदि मैं बात करूँ आगमन और निगमन जो विधि का जो बीच का अंतराल होता है, उसका अध्ययन किया। और उसके अध्ययन करने के बाद इन्होंने देखा कि भैया इस प्रकार के शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए, थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होना चाहिए। तो उस तरीके से इन्होंने हर्बर्ट विधि का प्रयोग किया, उनके नाम से वो विधि रखी गई। अब प्रश्नावली विधि, देखो जब शिक्षण कार्य होता है तो उसके अंतर्गत प्रश्नावली विधि भी महत्वपूर्ण बन जाती है। क्यों? हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, जब यदि हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसके पश्चात छात्रों से हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। उसमें हम छात्रों से पूछते हैं कि क्या इस प्रश्न जो हमने जो टॉपिक पढ़ा रखे हैं उससे रिलेटिव हम क्वेश्चन करते हैं। क्या वो क्वेश्चन हमारा आकलन होता है कि क्या जो पार्ट हमने पढ़ा रखा है, क्या वो विद्यार्थी को वो चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है, ये चीज़ महत्वपूर्ण बन जाती है। इसलिए हम प्रश्नावली विधि को पूछते हैं। और प्रश्नावली विधि इसलिए इम्प्लीमेंट हो जाती है कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके अंतर्गत बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास होता है और साथ ही बच्चे इसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं संवाद विधि की तरफ। अब संवाद, ये भी जो संवाद विधि है, ये प्लेटो द्वारा इम्प्लीमेंट में लाया गया है। प्लेटो आ जाइए। प्लेटो संवाद विधि जो होता है, प्लेटो द्वारा ये कहा गया है कि एक दूसरे से हम किस प्रकार का संवाद करें, किसी सब्जेक्ट पर हम चर्चा किस प्रकार से करें। हाँ, यदि हम एक दूसरे से संवाद नहीं करेंगे, एक दूसरे से यदि हम पूछेंगे नहीं, तो हमें उस चीज़ का अध्ययन कैसे होगा, हमारे जो डाउट हैं वो कैसे क्लियर होंगे। देखिए, जब कोई शिक्षक पढ़ाता है कक्ष में, तो उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चा अच्छी तरीके से समझ पाए। कब समझ पाए? जब हम एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, हम एक दूसरे के बीच में जब संवाद करेंगे, तब संवाद विधि से भी पढ़ाया अच्छा तरीके से जा सकता है और इसको हम अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट में लाते हैं। और जो ये संवाद वाली जो विधि है वो प्लेटो द्वारा ये कही गई है। ठीक है, सभी बच्चे आ गए? ठीक है। किड रीडिंग विधि फोर ब्लैक द्वारा कहा गया। अब खेल विधि हेनरी काफेल्ड कुक द्वारा ये कहा गया। डाल्टन विधि भी होते हैं इसके अंतर्गत। और पर्यटन विधि और मूल्यांकन विधि ये JS राइस द्वारा ये कहा गया। अब यदि हम कहें खेलने की विधि, अब बच्चे को यदि हम प्राथमिक तौर पे, यदि हम पहले जब बच्चा होता है, जब उसको शिक्षण कार्य कराया जाता है, तो प्राथमिक तौर पे हम उसे खेलना हम पढ़ाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्ले ग्रुप। आज जो प्ले ग्रुप बने पड़े हैं, तो उसके अंतर्गत ये सिखाया जाता है कि बच्चे को किस प्रकार से खेल में पढ़ाया जा सकता है कि बौद्धिक उसका विकास हो सके। आगे सारे बच्चे? ठीक है, आने दो। खेल विधि में पढ़ाया जा सकता है। हम यदि किसी चीज़ को आपस में खेल के माध्यम से पढ़ें तो वो अच्छी तरीके से हमें याद होता है और अच्छी तरीके से हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब डाल्टन विधि, अब ये भी एक प्रकार से शिक्षण कौशल का महत्वपूर्ण हो जाता है। अब पर्यटन विधि, हम किसी क्षेत्र में या पर्यटन में यदि ओशन की बात करें, हम ज्योग्राफी की बात करें, तो जब हम पृथ्वी का वह भाग जो हमने नहीं देखा है, ये मिट्टी का वह परत जो मिट्टियों को हमने नहीं देखा है, यदि हम उनका अध्ययन करें तो वो क्या पर्यटन विधि। हम कहीं जा रहे हैं तो वहाँ का हमें वातावरण के बारे में पता चलता है कि वहाँ किस प्रकार की वनस्पति है, किस प्रकार की क्या चीज़ें हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण। अब मूल्यांकन विधि, स्वयं का मूल्यांकन किस प्रकार की है, क्या जो चैप्टर मुझे पढ़ाया जा रहा है क्या वो मुझे आ गया है। मूल्यांकन, हम किसी प्रकार का टेस्ट देते हैं, गृह परीक्षाएँ देते हैं, उससे क्या होता है, आपका मूल्यांकन होता है। जो मासिक परीक्षाएँ हम देते हैं उससे भी हमारा मूल्यांकन पता चलता है, हमने कितना पढ़ा है और हमें कितना याद हो गया है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो वॉचिंग।